क्या आपको पता है कि एक देश के नागरिक होने के नाते आपके पास कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता है, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती है। उन राइट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन और आप देख रहे हैं अड्डा 24/7 सोशल कॉन्सेप्ट। तो आज इसको ही हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम टोटल कितने फेजेस में समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम टोटल 4 फेजेस में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि व्हाट इज़ राइट, राइट्स का ओरिजिनेशन कब होता है। एज अ सोसाइटी लोगों ने डिमांड करना कब चालू किया कि हमें राइट्स चाहिए या किस तरह के राइट्स चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जर्नी कैसे रही है, उनके कॉन्सेप्ट्स कब ओरिजिनेट हुए हैं, हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट से ओरिजिनेट हुए हैं, किन किन लीडर ने उनमें पार्टिसिपेशन किया है। एंड में हम समझेंगे डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। डीपीएसपी क्या होते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन्स के लिए होते हैं, वो उनको एक अथॉरिटी, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रमोट करते हैं। ऐसे ही डीपीएसपीज़ क्या होते हैं, डीपीएसपीज़ होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए, आपको ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है जो एक सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करे। ऐसे ही हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम थोड़े से क्वेश्चन से ट्राई करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो राइट्स आए उन राइट्स को बोला गया नेचुरल राइट्स। आगे चल के फिर उनका कंसेप्शन चेंज हो जाता है ह्यूमन राइट्स में। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल राइट्स। तो जब बोला गया कि स्टार्टिंग में इन द 16th और 17th सेंचुरी इन द यूरोप कि भैया हमको चाहिए नेचुरल राइट्स। अब नेचुरल राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट था कि नेचुरल राइट्स हमको कौन देगा, राजा वाजा तो दे नहीं रहा है। तो नेचुरल राइट्स का मेन ओरिजिन कहाँ से हुआ, उनको कौन अथॉरिटी देता है। तो जो उस टाइम के पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे उन्होंने बोला कि नेचुरल राइट्स बाय बर्थ ही हमको मिल जाते हैं, बाय बर्थ ही मिल जाते हैं। और इनको देने वाला कौन है, इनको देने वाले कौन है, इनको देने वाले हैं गॉड यानी भगवान। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि उस टाइम के जो रूलर्स थे वो भी अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलते थे कि हमको अथॉरिटी किसने प्रोवाइड की है, हमको अथॉरिटी गॉड ने ही प्रोवाइड की है। तो जब गॉड रूलर्स को अथॉरिटी प्रोवाइड करा सकता है तो गॉड सिटीजन को भी तो राइट्स दे सकता है। तो पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने इन नेचुरल राइट्स का ओरिजिन गॉड से लिंक कर दिया। और इसका मेन टास्क क्या था, इसका मेन टास्क क्या है, इन नेचुरल राइट्स का मेन टास्क है अथॉरिटेरियन रूलर्स की पावर को लिमिट करना। क्यों, क्योंकि वो भाई अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। बट उस टाइम पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने बोला कि भैया नागरिकों को, सिटीजन्स को या वहाँ पे रहने वाले सब्जेक्ट्स को, स्टार्टिंग में सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था, वो हम आगे वाली क्लासेस में क्लियर करेंगे। तो मेन टास्क क्या था नेचुरल राइट्स का, लिमिट द पावर ऑफ अथॉरिटेरियन रूलर, यानी ऐसा रूलर जो सिर्फ अपनी अपनी चलाता हो, किसी की सुनता ना हो। तो उनकी पावर्स को लिमिट करने के लिए पॉलिटिकल फिलोसफर्स या थिंकर जो उस समय के थे उन्होंने कंसेप्ट दिया नेचुरल राइट्स का। और स्टार्टिंग में नेचुरल राइट्स में सिर्फ 3 टाइप्स के राइट्स की डिमांड की गई। कौन से 3 टाइप्स के राइट्स, सबसे पहले राइट टू लाइफ, कि हमारी लाइफ को कोई थ्रेट ना हो, सबसे पहले हमारी लाइफ प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया लिबर्टी। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया कि उस टाइम पे फोर्स्ड लेबर या बॉन्डेड लेबर, के आप बॉन्ड हो चुके हैं, आप भी लेबर का काम करोगे, आपके बच्चे भी लेबर का काम करेंगे। तो उस टाइम के पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने एक पॉलिटिकल कंडीशन प्रोवाइड कराई कि हमारे पास लिबर्टी भी होनी चाहिए, कि जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हम कर सकते हैं। और लास्ट में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। ये उस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट राइट था। क्यों, क्योंकि उस टाइम की सोसाइटी में प्रॉपर्टी ही डिसाइड करती थी कि सोसाइटी में आपका सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस या आपका पॉलिटिकल स्टेटस कैसा होगा। तो नेचुरल राइट्स में मेनली हमसे क्या बोला गया कि 3 राइट्स ही हम चाहते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। जो राइट्स हैं ये भी धीरे 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 चेंज होते रहते हैं। जैसे उस टाइम पे कुछ राइट्स मांगे गए, आने वाले टाइम्स में राइट्स क्या हो गए कि हमको क्लीन एयर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, हमको अच्छी जॉब चाहिए, मिनिमम वेजेस चाहिए। तो ये ऐसी है जैसे बच्चे को बोला जाता है कि आप 10th पास कर लो हम आपको साइकिल दिलाएंगे, आप 12th पास कर लो हम आपको बाइक दिला देंगे। तो नेचुरल राइट्स भी ऐसे ही चेंज होते रहते हैं, उनका दायरा बढ़ता रहता है। तो आज के टाइम में हम इन्हें नेचुरल राइट्स नहीं बोलते, आज के टाइम में हम इन्हें बोलते हैं ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक बड़ा सर्कल है जिसमें बहुत सारे ऐसे राइट्स आते हैं जिनको लीगल सैंक्टिटी प्रोवाइड नहीं है, यानी वो लीगल राइट्स नहीं है, बट हम उनको ह्यूमन राइट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आया नेचुरल राइट्स का, और ये कहाँ से ड्राइव्ड हो रहे हैं, नेचर और गॉड से। धीरे धीरे इनका कंसेप्शन चेंज होता गया ह्यूमन राइट्स में। तो ह्यूमन राइट्स का मेन टारगेट क्या है कि एक गुड लाइफ प्रोवाइड करना सब्जेक्ट्स को या सिटीजन्स को, कि गारंटीड मिनिमल या गुड लाइफ। ठीक है, अगर हम समझे कि राइट का मतलब क्या है, तो राइट एक जस्टिफाइड क्लेम है। जस्टिफाइड क्लेम किससे है, राजा से, पुराने टाइम में, आज के टाइम में गवर्नमेंट से। एक ऐसा क्लेम जिसे हम जस्टिफाई कर सके कि मेरे को ये चाहिए तो क्यों चाहिए, उसे ही हम राइट बोलते हैं। कि राइट इज़ अ जस्टिफाइड क्लेम नेसेसरी फॉर अ लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। अब जब हम पढ़ेंगे कि इमैनुअल कांट जो एक फिलोसफर हुए 18th सेंचुरी के, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग होने का सबसे अच्छा वर्चू यानी क्वालिटी क्या है
ह्यूमन बीइंग होने की एक क्वालिटी के आपके पास डिग्निटी होती है, सम्मान होता है। वो एनिमल्स के पास तो है नहीं ना कि डॉग बोले कि मेरा सम्मान टूट गया, मेरे को किसी ने डंडा मार दिया, नहीं। बट अगर हम ऐसा काम किसी सिटीजन के साथ कर दें, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कर दें, तो वहाँ पे उसकी डिग्निटी हर्ट हो जाती है। तो इमैनुअल कांत राइट्स को डिग्निटी से कनेक्ट करते हैं और वो ये बोलते हैं कि चाहे कोई इंसान गरीब है, अमीर है, पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, बट वो सब चीज़ें उसके ह्यूमन होने को ख़त्म नहीं करते, और ह्यूमन होने के नाते उसके पास कुछ राइट्स होते हैं। तो इमैनुअल कांत ने राइट्स को डायरेक्ट लिंक कर दिया किससे? ह्यूमन डिग्निटी से, उसके सम्मान से, आत्मसम्मान से, ठीक है। और जैसे हमने पढ़ा कि नेचुरल राइट्स हम क्यों लेके आए, कि राइट्स लेके आए हम अथॉरिटेरियन रूलर की पावर को लिमिट करने के लिए। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा है कि राइट प्लेसेस सम लिमिट ऑन द गवर्नमेंट और स्टेट, और वो क्या बताते हैं कि क्या आपको करना है से ज़्यादा क्या आपको नहीं करना है, आपको एक पर्सनल स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करना है। आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन राइट्स का ओरिजिन कैसे होता है। अब इंडिया स्टार्टिंग से कोई एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो थी नहीं, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे, और जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे तो हमारे पास पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स नहीं थे। तो जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला तो हमारे जो लीडर्स थे, उन लीडर्स ने डिमांड करी कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और उन रिफॉर्म्स के अंडर में हमारे सिटीजन्स को, हमारे जो नागरिक हैं, उनको क्या मिले, कुछ राइट्स मिले। तो सबसे पहले डिमांड कब आती है? ये वाली डिमांड सबसे पहले आती है 1918 में। जब 1918 में डिमांड आती है तो आईएनसी हमने यहाँ बोला किसको? आईएनसी बोला है हमने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो आज की कांग्रेस है उसी को हम पहले क्या बोलते थे, अभी भी यही बोलते हैं, बट हम डायरेक्ट अब कांग्रेस बोल देते हैं। पहले हम उसके लिए क्या लिखते थे? आईएनसी, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए। स्टार्टिंग में जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट चला तो मेन टारगेट यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, ब्रिटिशर्स ना जाएं छोड़ के, वो भले ही रहते रहे, बट उनके रहते हुए भी वहाँ पे रहने वाले लोगों को कुछ सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल राइट्स मिले। ऐसे ही ये डिमांड आगे चल के 1928 में क्या होता है? 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा, उनके फादर, तो वह करते हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में फंडामेंटल राइट्स का बिल प्रपोज करते हैं। और इस बिल में टोटल कितने राइट्स आते हैं? इसमें टोटल 9 फंडामेंटल राइट्स की वो डिमांड करते हैं कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो तो इन 9 फंडामेंटल राइट्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया जाए, उसमें एक्सेप्ट किया जाए। ऐसे ही आगे चल के क्या होता है कि 1931 में कराची रेजोल्यूशन पास होता है इन द कराची सेशन, और इसके मेन लीडर कौन थे? इसके मेन लीडर होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या करता है, जो कराची रेजोल्यूशन होता है, कराची रेजोल्यूशन फ्यूचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक नींव रख देता है कि जब फ्यूचर में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम किस किस चीज़ों को इनकलकेट करेंगे। तो यहाँ से हम 2 मेन चीज़ों को इनकलकेट करते हैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो फंडामेंटल राइट, और इंडिया के फ्यूचर में क्या सोशो इकोनॉमिक प्लान्स होंगे, यानी हम कैसे अपने समाज की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको कैसे इम्प्रूव करेंगे। और ये तो आप सबको पता ही है कि फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, कब? 1950 में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है तो हम फंडामेंटल राइट्स को किस में इंक्लूड करते हैं? फंडामेंटल राइट्स को हम इंक्लूड करते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट होता है? 26 जनवरी 1915। और इस डे को हम किस नाम से जानते हैं? इस डे को हम जानते हैं रिपब्लिक डे के नाम से, हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, यानी अब गणतंत्र बन गए हैं हम। अब हमारे देश पे कोई राजा तानाशाह रूल नहीं करेगा, अब हमारे देश पे वो लोग रूल करेंगे जिसको जनता चुन के भेजेगी। जैसे आज के टाइम में मोदी जी बोलते हैं कि भैया मैं पावर में आया तो मैं कोई डिवाइन अथॉरिटी ने मेरे को थोड़ी बोला है कि जाओ आप इंडिया के ऊपर रूल करो, आपको मैं एक शक्ति दे रहा हूँ। वो हमेशा ये बोलते हैं कि भारत का संविधान में इतनी पावर है, भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि लोअर लेवल से आने वाले एक व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर तक बना सकता है। तो हम हमेशा किस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं? वो एम्फेसाइज करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। वो कोई डिवाइन अथॉरिटी पे फोकस नहीं करते हैं कि डिवाइन अथॉरिटी ने उनको पावर दे दी, जाओ आप इंडिया के ऊपर रूल करो। यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि हम लीगल राइट्स को जर्नल अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हैं, यानी लीगल राइट्स को। इसके आने वाली क्लासेस में हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लेजिस्लेचर कवर करेंगे। बट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हम उसको ईजिली अमेंड नहीं कर सकते, हम उसको ईजिली चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए उनको फंडामेंटल बोला गया कि दे आर वेरी बेसिक फॉर अ गुड सिटीजन, और जिसको हम आसानी से छीन नहीं सकते हैं। जैसे कि जब हम अपना घर बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम जो हमारा आर्किटेक्ट होगा, मिस्त्री होगा, जो भी होगा, उसको हम बोलेंगे भैया फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो अपने घर में हम 3 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग जितनी हम चाहे उतने लेवल पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम एक अच्छा देश बनाते हैं तो उस देश को बनाने के लिए भी कुछ तो फाउंडेशन रखनी पड़ेगी ना। तो उनको हमने टोटल 6 पिलर्स में डिवाइड किया, और ये 6 पिलर्स क्या हैं?
कि उस देश में मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स। इंडिया तो वैसे ही बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लोग कब एक साथ रह पाएंगे? जब हम इनको एक साथ रहने की प्री कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि हम आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कानून की नज़रों में आप सब बराबर हो। तो इन टोटल 6 पिलर में से पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, पहला पिलर क्या है हमारे इस 6 पिलर में से? पहला पिलर है राइट टू इक्वालिटी। अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी में, तो ये टोटल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 14 से 18 आर्टिकल्स को कवर करता है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है कि सब कोई समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़रों में हर कोई बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। जैसा कि आपने वो देखा भी होगा कि वो जो कोर्ट्स में वो देवी नहीं खड़ी रहती है ऐसे वो तराजू लेके, पहले तो आंखों पे ही पट्टी होती थी, उसके अब खुल गई उसकी आंखों की पट्टी, उसने शायद कुछ देख लिया हो ऐसा, क्या उसकी आंखें खुल गई, पट्टी हटा दो। ठीक है, तो पहले आंखों की पट्टी क्यों होती थी? कि कोई बायसनेस ना हो, उसकी नज़रों में हर कोई बराबर है, चाहे अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा है, तो वो किसी को साथ बायसनेस नहीं करेगी। तो इसी को बोला इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़रों में हर कोई बराबर है। उससे आगे क्या आता है? उससे आगे आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या करता है? कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी भारत में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ना तो उसके जेंडर के बेसिस पे, ना उसके रिलीजन के बेसिस पे, ना उसके प्लेस ऑफ बर्थ के ओरिजिन पे। हम ये नहीं कह सकते कोई गांव में पैदा हुआ है तो उसको ये चीज़ नहीं मिलेगी, कोई शहर में पैदा हुआ है तो उसको ये चीज़ मिलेगी, नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसी आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी किस में मिलेगी? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स। पब्लिक जॉब्स क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, कि पब्लिक जॉब्स में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि ये वाला काम सिर्फ महिलाएं करेंगे, ये वाला काम सिर्फ पुरुष करेंगे, नहीं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। बट हाँ, ये प्राइवेट जॉब्स में नहीं हो सकता कि हम जाके बोलने लगे कि नहीं भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट जॉब्स का मेन क्राइटेरिया क्या होता है? कि अगर आपके पास उतनी क्वालिफिकेशन है, जो स्किल उनकी डिमांड है वो स्किल आपके पास है, तो आपको जॉब मिलेगी। बट पब्लिक जॉब्स में हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसने जो सोशल इविल एग्जिस्ट करता था इंडियन सोसाइटी में, कौन सा सोशल इविल? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को क्या करता है? ये अबोलिश करता है, उसको ख़त्म करता है। अगर अनटचेबिलिटी को हम समझे तो इंडियन सोसाइटी टोटल 4 क्लासेस में डिवाइडेड थी, 1, 2, 3, 4। ये कौन है? ब्राह्मण्स, ये कौन है? क्षत्रिय यानी प्रोटेक्टर, ये कौन है? वैश्य यानी ट्रेडर्स, और ये कौन है? शूद्रास यानी लेबर्स। तो इनके नीचे इन 4 वर्णास के बाद जो बच गए, ये सब क्या हो गए? अनटचेबल्स हो गए। अनटचेबल्स क्या हो गए? कि इनको अगर हम टच भी कर लें तो चीज़ें ख़राब हो गई। इनको सोशल एक्सेस नहीं है, इनको तालाबों तक नहीं जाने दिया जा रहा है कि भाई तालाब अगर इन्होंने टच कर लिया तो तालाब का सारा पानी गंदा हो जा रहा है। तो एक सभ्य समाज में ऐसी शोभा तो नहीं देता सभ्य समाज को कि आप अपने ही लोगों के साथ ऐसा भेदभाव करें, आप उनको जो जीवन जीने के लिए सबसे इसेंशियल चीज़ें हैं उनको भी अवॉइड कर दो कि नहीं, आप पानी भी नहीं जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, आप रोड पे भी नहीं चलोगे। तो ये सबसे इविल कॉन्सेप्ट था। तो आर्टिकल 17 खत्म करता है अनटचेबिलिटी को। ऐसी आर्टिकल 18 क्या कहता है? कि आर्टिकल 18 खत्म करता है किसको? टाइटल्स को। टाइटल्स कैसे? कोई कहने लगे मैं तो राजा महाराजा, तो अगर ऐसे टाइटल्स हो जाएंगे तो सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने आप को इक्वल कैसे समझेंगे कि भाई सामने वाला तो महाराजा है, मैं आमजन हूँ। तो सबसे पहले टाइटल्स को अबॉलिश किया। ठीक है, अब देखिए अगला पिलर क्या है। जैसे राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, तो अगला पिलर है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम है अगला पिलर। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? इसमें टोटल आर्टिकल आते हैं कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 बोलता है कि आपके पास फ्रीडम है, आप जैसा चाहे वैसा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, अनटिल और अनलेस आप ऐसी चीज़ें ना बोलें जो समाज में फाइट क्रिएट कर दे। कि आपने ऐसी बातें बोल दी कि 2 कम्युनिटी आपस में भिड़ गई, लड़ाई कर रहे हैं, नहीं, उस टाइम पे आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगा। अदरवाइज आप जैसा चाहें गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, अपने आप को रिटन वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप देश में जहाँ जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो आर्टिकल 19 हमें क्या देता है? आर्टिकल 19 हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, के अपने आप को बोलने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है। ठीक है, ऐसी आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 हमें क्या बोलता है? कि हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि मान लो मैंने कोई क्राइम करा, और जब मैंने वो क्राइम करा तो उस क्राइम की पनिशमेंट थी 3 इयर्स। बट अभी मान लो कि रिसेंटली में एक डेवलपमेंट होती है, एक लॉ पास होता है, उस लॉ में बोल दिया जाता है कि भैया इस क्राइम को करने के लिए आपको पनिशमेंट हो जाएगी 10 इयर्स। तो नहीं, मेरे को जो पनिशमेंट मिलेगी वो पनिशमेंट 3 इयर्स के हिसाब से ही मिलेगी, नए लॉ के हिसाब से नहीं मिलेगी। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, कि अगर मैं कन्विक्ट हो चुका हूँ
तो मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगी, नए लॉ के हिसाब से मेरे को चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे तो मैं जेल में रहता रहूँगा, फिर लॉ चेंज हो गया, फिर 10 ईयर्स आगे तो मैं तो कभी बाहर ही नहीं आ पाऊँगा। ऐसी आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये देता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कि आपको जीने का अधिकार। और ये बहुत बड़ा एक सर्कल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर सकते हैं कि हमारी एजुकेशन अच्छी हो, हम जो करना चाहे वो कर सके। राइट टू लाइफ को भी बहुत एक्सपेंड किया जाता है। इसी में एक सब आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 21 है। ये क्या कहता है? ये बोलता है राइट टू एजुकेशन। एक समाज सभ्य तभी बन सकता है, एक समाज तभी प्रोग्रेस कर सकता है जब उस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को हम एक मिनिमम एजुकेशन प्रोवाइड करें। एजुकेशन इज़ द ओनली की टू मेक अ सोसाइटी गुड, उसको फ्लरिश कराने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, जैसे अब ये आर्टिकल हमने कौन से देखे? आर्टिकल 21, 21A। लास्ट आर्टिकल इसमें कौन सा बचता है? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि हमें कोई भी ऐसे आके अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकता, उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है। तो आर्टिकल 22 क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है हमें, किससे? अरेस्ट और डिटेन होने से। अरेस्ट एंड डिटेन होने में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा पिलर कवर हो गया। तीसरा पिलर क्या है? कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? कि जब हम किसी से उसके विल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो करना नहीं चाह रहा है बट उससे हम ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। तो अगला क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में टोटल 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब कि हम यहाँ से बच्चों को इधर से पकड़ लें और कहीं जाके बेच दें, फिर उनसे बैगिंग का काम करवाएं। तो आर्टिकल 23 हमको क्या करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है कि नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना गलत है, इसको नहीं करना है। अगर कोई कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देनी है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? कि हम बच्चों को लेबर की तरह यूज़ नहीं कर सकते, और स्पेशली हजार्डस फैक्ट्रीज में तो नहीं, जहाँ पे उनकी लाइफ ही थ्रेट हो जाए। तो ये चाइल्ड लेबर को मना करता है कि नहीं भाई, हम चाइल्ड को एज ए लेबर ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगला पिलर क्या है? अब हमने 3 पिलर कवर कर लिए, इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉइटेशन। अगला क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू रिलीजन हम बोल सकते हैं। तो इसमें हम टोटल आर्टिकल कवर करते हैं कितने? 25 से 28। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है? कि आपको जो सही लग रहा है, आपको जो रिलीजन सही लग रहा है, आपको जो भगवान सही लग रहा है, आप वो माने, उसे प्रोफेस करें, उसे प्रोपगेट करें। ठीक है, अनटिल और अनलेस वो सोसाइटी में कोई केओस को क्रिएट ना करे। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 बोलता है कि आप उन रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या करता है? आर्टिकल 27 बोलेगा कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इनको हम टैक्स नहीं लगाएंगे, इनको हम टैक्स में रिलीफ देंगे, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम आज देख सकते हैं कि जो बाबा लोग होते हैं उनके पास कितना पैसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, टैक्स थोड़ी पे कर रहे हो, टैक्स से उनको रिलीफ मिला हुआ है। आर्टिकल 28 क्या बोलेगा? आर्टिकल 28 बोलेगा कि भैया जो इंस्ट्रक्शन है ना, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये आप ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं करा सकते, इन पे लिमिटेशन है। कि आप जाके स्कूल में बोलने लगे कि आओ हम तो आज भगवत गीता पढ़ेंगे, आज हम कुरान पढ़ेंगे, या आज हम बाइबल पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इससे अगला पिलर कौन सा है? इससे अगला पिलर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, किसके लिए हैं? ये है माइनॉरिटीज़ के लिए, कि माइनॉरिटीज़ को मिले। माइनॉरिटीज़ मतलब वो लिंग्विस्टिक भी हो सकते हैं, कि भाषा के आधार पे जो ऐसी भाषा हो जिसको कम लोग बोलते हो, या रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हो सकते हैं जो अलग धर्म के लोग हैं। तो इसमें जो कल्चरल राइट्स है, इसमें 2 वो आते हैं आर्टिकल्स। कौन कौन से आएंगे इसमें? इसमें एक आएगा आर्टिकल 29 जो क्या बोलेगा? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना है। और आर्टिकल 30 क्या बोलेगा? कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, इनके पास क्या है? इनके पास पावर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने की और उसे एडमिनिस्टर करने की, कि आप उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और लास्ट पिलर क्या है? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये दिल और आत्मा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले मेन पर्सन। कौन थे वो मेन पर्सन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इन्होंने क्यों बोला? कि भैया हमने तुम्हें राइट्स तो दे दिए, बट मान लो कि वो राइट्स आपको मिल नहीं रहे, कोई आपके राइट्स को छीन रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे? आप आर्टिकल यूज़ करोगे 32,
और 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर आपसे कोई आपके राइट्स को छीन रहा है तो आप जाके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल भी बोला गया। तो इन स्लाइड्स पे हमने इनको फटाफट कवर करा है, जो भी पीछे पड़ा है कि इक्वालिटी में क्या है। इक्वालिटी में बोला है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कानून की नज़रों में हर कोई बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आगे बोला इक्वल एक्सेस, आगे बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक लाइफ, और लास्ट क्या है, अनटचेबिलिटी और टाइटल्स को ख़त्म करना। राइट टू फ्रीडम क्या है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री मूवमेंट्स, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड एजुकेशन। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, कि आप किसी को ऐसे ट्रैफिक नहीं कर सकते और फिर उनसे बैगिंग वाला काम नहीं करा सकते। आगे क्या लिखा है, गारंटी करता है आप कौन सा, जोन सा आपको रिलीजन अच्छा लगे वही पढ़ा, वो सब इसमें लिखा हुआ है कि जोन सा रिलीजन अच्छा लग रहा है उसको माने, फॉलो करें, प्रोपोगेट करें, कोई आपके ऊपर बैन नहीं है। आगे क्या है, कल्चरल, ये राइट्स याद रखने के माइनॉरिटीज़ के लिए हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज़ के लिए। आगे क्या लिखा है, आर्टिकल 32, इसको हम शील्ड भी बोलते हैं, कि शील्ड क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है ना, प्रोटेक्शन देती है ना आपको, कि वो आपके ऊपर वॉर कर रहा है, आप उससे प्रोटेक्ट हो जाओ। तो आर्टिकल 32 को शील्ड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है शील्ड, कि अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा और हमसे किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट छीन लिए तो हम कहाँ जाएँ, तो आर्टिकल 32 के अंडर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। आगे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या काम करते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के लिए, ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए होते हैं, डीपीएसपी एक वो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जो गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। किस चीज़ के लिए गाइड करते हैं, कि सोसाइटी में जो सोशल और सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और समाज में आने वाली सामाजिक और आर्थिक भेदभाव जो है उसको कम कर देंगे। उसके लिए हम सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए डीपीएसपी एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, आगे क्या है कि ये मेन 3 कंकरेंट सर्कल्स हैं जो डीपीएसपी में। सबसे पहला गोल क्या है कि वेलफेयर करना है, लोगों का वेलफेयर के लिए उसको करना है, वेलफेयर के लिए, सोशल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए। आगे क्या है कि कुछ ऐसे राइट जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट वो राइट्स गवर्नमेंट दे सकती है। कब दे सकती है, कि जब उनकी इकोनॉमिक पावर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। जैसे क्या है, एडिक्वेट लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, राइट टू वर्क, अर्ली चाइल्डहुड केयर। और इन दोनों के बेसिस पे क्या करती है गवर्नमेंट, पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, यानी गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। बट हमें यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जैसे फंडामेंटल राइट जब हमसे कोई छीनता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी वो जस्टिसिएबल होते हैं, बट डीपीएसपी जस्टिसिएबल नहीं हो सकते। यानी अगर हम ये बोले कि भैया ये गवर्नमेंट ये पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही, इक्वल पे इक्वल वर्क वाली पॉलिसी फॉलो नहीं कर रही है, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यानी डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसिएबल, अगर कोई उनको फॉलो ना करे तो हम ऐसे कोर्ट नहीं जाएंगे। आगे क्या लिखा है, सबसे मेन डिफरेंस यही है कि जस्टिसिएबल है, लीगली बाइंडिंग है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, मोरल गाइडेंस है गवर्नमेंट के लिए, कि मोरली गाइड कर रही है। आगे क्या लिखा है, रेस्ट्रेन ऑन गवर्नमेंट, ये करते हैं कि गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, उनको अनेबल करते हैं कि आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इनका यूज़ करें। आगे क्या लिखा है कि फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, जबकि डीपीएसपी का मेन फोकस होता है एज अ सोसाइटी, कि हम एक गुड सोसाइटी कैसे क्रिएट करें। ठीक है, आगे क्या लिखा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट नहीं की गई थी, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक अच्छे नागरिक बनाने में बहुत ज़रूरी है। कि लोग सिर्फ यही ना बोले कि भैया मेरे पास तो राइट्स हैं, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर कैसे एक अच्छा नेशन बनेगा। अगर आज के इंडिया को हम कंपेयर करें तो इंडिया सिर्फ इसीलिए अच्छा ही नहीं बन पा रहा है कि लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, कि मेरा काम थोड़ी है, मेरा काम थोड़ी है, कूड़ा पड़ा है आग लगा दी, पोल्यूशन हो जा रहा है, फिर कह रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्ट की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इन 1976, जब देश में इमरजेंसी लागू थी। देयर आर टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11th बाद में ऐड की गई है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये सिटीजन की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि एक अच्छा नागरिक अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा तो एक देश तभी स्ट्रॉन्ग और अच्छा बन सकता है। आगे क्या है, ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है कि फंडामेंटल राइट्स का क्या है, कि लिमिट द पावर ऑफ स्टेट, स्टेट की पावर को लिमिट करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, कि गाइड द स्टेट एक्शंस, कि कैसी पॉलिसी आप फॉर्मुलेट करें। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कि गाइड द सिटीजन एक्शन, कि जब सिटीजन अच्छे होंगे तभी तो कोई देश अच्छा बनेगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का बेस्ट डिस्क्रिप्शन ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान इनको प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई और हमने उसकी फिल्म को प्रमोट नहीं होने दिया, पब्लिश नहीं होने दिया, तो हमने उसका कौन सा राइट छीना है, हमने उससे उसका राइट छीना है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लास्ट क्या कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या एनफोर्सिएबल नहीं है, तो अभी हमने कवर किया नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल, यानी हम इनको
फोर्स नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि इनके फॉलो करो ही करो। जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो अपने आप उस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। और ये क्या है कि अगर हम अपनी सोसाइटी में इन सब चीज़ों को इनकलकेट करें तो हम एक ऐसा बेहतर समाज बना सकते हैं जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना उनके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे। कोई गांव से आता हो, शहर से आता हो, हर कोई बराबर ही होगा। तो क्या लिखा है कि राइट्स आर नॉट लीगल टेक्निकलिटी, यानी सिर्फ कोई कानूनी नहीं है, ये एक अच्छा समाज बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। दे आर द मैकेनिज्म दैट एनफोर्स लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट पावर, गारंटी ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना कि राइट्स का मेन टारगेट क्या है कि किसी की सम्मान करना, किसी की इज्जत देना, कि ह्यूमन डिग्निटी एंड एंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी क्या करना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी बनी रहे, ऐसे ना हो कि गवर्नमेंट अपने मनमर्जी का काम कर रही है। ठीक है, तो आज हमने कवर किया है दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।